नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेटवर्क थ्योरम्स। ठीक है। तो मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नेटवर्क थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है। तो हम लोग नेटवर्क थ्योरम्स बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डील करेंगे एंड यहाँ पे नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट करने के बाद आई होप कि आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। तो अब देखो नेटवर्क थ्योरम्स का नीड क्यों आया। जब हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ नेटवर्क इतने अच्छे से देखा है तो अब हम लोगों को नेटवर्क थ्योरम्स क्यों पढ़ना है। ठीक है। तो देखो नेटवर्क थ्योरम्स का रिक्वायरमेंट कहाँ पे है। मान लो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिया गया है और आपको बोला जा रहा है टू फाइंड इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दैट इज करंट और वोल्टेजेस अक्रॉस अ पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है। तो इस चीज को आप हम लोग जो अपना बेसिक्स ऑफ नेटवर्क देखे हैं हम लोग जो अपना बेसिक्स ऑफ नेटवर्क देखे हैं आप बेसिक्स ऑफ नेटवर्क लगाकर भी अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अपने कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हो और किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस करंट एंड वोल्टेज निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर आप बेसिक मेथड के थ्रू जाओगे तो वो बहुत ज्यादा ही टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। ठीक है। और बहुत ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपके पास एक इजी सर्किट है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स सर्किट है ना तो उसको फिर एनालाइज करना थ्रू बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए हम लोगों को कुछ नेटवर्क्स दिया गया है। ठीक है। इसलिए हम लोगों को कुछ नेटवर्क थ्योरम्स दिया गया है। इसलिए हम लोगों को कुछ नेटवर्क थ्योरम्स दिया गया है जो एज ए टूल की तरह काम करता है, विच एक्ट्स लाइक ए टूल टू सिंप्लीफाई अवर सर्किट। इस नेटवर्क थ्योरम्स को लगाकर हम लोग अपने सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग अपने इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को निकाल सकते हैं अक्रॉस अ पर्टिकुलर ब्रांच। ठीक है। तो मोटा मोटा अगर बात करें तो नेटवर्क थ्योरम्स जो है वो हम लोग वो इन्वेंट किया गया था टू क्रिएट ईज फॉर द यूजर्स। ठीक है। नेटवर्क थ्योरम्स हम लोग के एफर्ट्स को ईज करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरम्स के थ्रू हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अगर मेरा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया तो उसके बाद हम लोग से जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स पूछा गया है वो हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है। तो नेटवर्क थ्योरम्स में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले देखो कि सुपरपोजिशन थ्योरम कह क्या रहा है। इन अ लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क इन अ लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क with multiple independent sources acting simultaneously, the response in a particular branch can be obtained by algebraic sum of response by taking only one independent source at a time। ठीक है। और उसके बाद आपको नोट में लिखा जा रहा है कि all other independent voltage sources are replaced by short circuit and all other independent current sources are replaced by open circuit, but don't रिमूव डिपेंडेंट सोर्सेज इन नेटवर्क। ठीक है। तो ये लिटरेचर पढ़ने के बाद मुझे पता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया है और आपको समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको तभी समझ में आना चाहिए जब मैं आपको उसको समझाना चाह रहा हूँ। अभी तो मैं आपको कुछ समझा नहीं रहा हूँ, अभी तो मैंने बस एक लिटरेचर लिखा है और वो लिटरेचर मैंने पढ़ के आपको बता दिया है। ठीक है। तो देखो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता क्या है। मान लो आपके पास एक लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क है। ठीक है। क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम मेरा एक लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क में ही अप्लाई होता है, नॉन लीनियर या फिर नॉन लीनियर या फिर यूनिलैटरल नेटवर्क में सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो मान लो आपके पास एक लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क है। ठीक है। उस नेटवर्क में आपके पास मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्स हैं। ठीक है। मान लो आपके पास एक लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क है जहां पे आपके पास तीन इंडिपेंडेंट सोर्सेज एक्ट कर रहा है। अब आपको बोला जा रहा है कि किसी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस आप इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स दैट इज करंट या वोल्टेज निकालो। ठीक है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम आपको ये कह रहा है कि
आप एट ए टाइम सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स को लो, आप एट ए टाइम सिंगल इंडिपेंडेंट सोर्स को लो, रेस्ट इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप इग्नोर करो, रेस्ट इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप इग्नोर करो। रेस्ट इंडिपेंडेंट सोर्सेज को आप इग्नोर कैसे करोगे? अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो उसे आप शॉर्ट सर्किट कर दो, अगर आपके पास एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है तो उसे आप ओपन सर्किट कर दो। बट हमेशा आप ध्यान देना कि ये जो हम लोग सोर्सेज को रिमूव कर रहे हैं, हम लोग जो एक सोर्स को पकड़ रहे हैं और बाकी सोर्सेज को हम लोग शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट कर रहे हैं, ये हम लोग इंडिपेंडेंट सोर्सेज के केस में ही करते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिपेंडेंट सोर्स दिया गया है ना, तो आपको उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको उसको अपने नेटवर्क में लेकर कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया कि अगर आपके पास मल्टीपल सोर्सेज है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज है, तो आप एक इंडिपेंडेंट सोर्स को पकड़ो, बाकी इंडिपेंडेंट सोर्स को आप रिमूव करो, फिर आप आपसे जो भी पर्टिकुलर ब्रांच के अक्रॉस रिस्पांस पूछा जा रहा है आप उसका रिस्पांस निकालो, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या है कि अब आप किसी दूसरे इंडिपेंडेंट सोर्स को पकड़ो और रिमेनिंग टू इंडिपेंडेंट सोर्स को आप हटाओ और फिर से आप रिस्पांस निकालो जो भी आपसे पूछा गया है। इसी तरह आप अब नेक्स्ट स्टेप में आप तीसरे इंडिपेंडेंट सोर्स को पकड़ो, पहले दो इंडिपेंडेंट सोर्स को हटाओ और फिर से रिस्पांस निकालो। अब देखो आपके पास तीन इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक एक इंडिपेंडेंट सोर्स को पकड़ के आपने तीन रिस्पांस निकाल लिया है। अब आपको जो फाइनल रिजल्ट निकालना है वो आपको निकालना रहेगा बाय टेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पांस, बाय टेकिंग द अलजेब्रिक सम ऑफ रिस्पांस व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट सोर्सेस, ठीक है। सो आई होप कि अभी जो मैंने आपको एक ब्रीफिंग दिया है उससे आपको थोड़ा बहुत एक आइडिया लगा होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या। अब चलो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते ही आपके मन में जितने भी डाउट्स है वो आपके मन से डाउट रिमूव हो जाएगा। अब देखो, मान लो आपके पास एक ये सर्किट दिया गया है, ठीक है। इस सर्किट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग के पास दो इंडिपेंडेंट सोर्स है, एक 1 एम्पियर का करंट सोर्स है और एक 1 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है। और हम लोग से पूछा जा रहा है, देखो हम लोग से पूछा जा रहा है कैलकुलेट आई, कैलकुलेट आई, हम लोग से ये आई पूछा जा रहा है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग ये क्वेश्चन नॉर्मल बेसिक्स ऑफ नेटवर्क से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट चलो अभी यहाँ पे हम लोगों को सुपरपोजिशन थ्योरम समझना है, इसलिए हम लोग ये वाले क्वेश्चन को सुपरपोजिशन थ्योरम से समझते हैं, ठीक है। तो मेरा स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1 में क्या है, ये जो करंट सोर्स है इसे हम लोग रिमूव करेंगे और जो वोल्टेज सोर्स है इसे हम लोग कंसिडर करके चलेंगे टू फाइंड करंट आई, ठीक है। तो पहले स्टेप में हम लोग वोल्टेज सोर्स को लेकर चलते हैं और इस वोल्टेज सोर्स के अलावा जितने भी इंडिपेंडेंट सोर्स है उसे हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इस वोल्टेज सोर्स के अलावा एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है, दैट इज करंट सोर्स, तो इसे हम लोग रिमूव करेंगे, इट मीन्स कि इसे हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये कर सकते हैं, कंसीडर ओनली voltage source to find response I and remove all other independent source that is open circuit current source of 1 एम्पियर, ठीक है।
यहाँ पे देखो हम लोग लिटरेचर लिख रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम को समझ रहे हैं। एक बार समझ जाएंगे ना तो ये सब लिटरेचर लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब चलो 1 एम्पियर को हम लोग इग्नोर करते हैं, ओपन सर्किट करते हैं और 1 वोल्टेज को हम लोग लेकर चलते हैं टू फाइंड अवर रिस्पॉन्स आई। तो देखो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है ये किस तरह से हो जाएगा। मेरा इक्विवेलेंट सर्किट विल बी समथिंग लाइक दिस। सॉरी। ठीक है, तो हम लोगों को अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, जहाँ पे करंट सोर्स को हमने ओपन सर्किट कर दिया और वोल्टेज सोर्स को हम लोग कंसिडर करके चल रहे हैं टू फाइंड अवर रिस्पॉन्स आई। तो यहाँ पे देखो हम लोग आई को ना I1 कर देते हैं। हम लोग जब वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करके आई निकालेंगे तो उस करंट को हम लोग I1 कर देंगे, और जब हम लोग अभी नेक्स्ट स्टेप में करंट सोर्स को लेकर चलेंगे और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो उस समय हम लोग अपने करंट आई को I2 कर लेंगे, ठीक है। अब देखो इस वाले सर्किट को हम लोग फर्दर रीड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। इस वाले सर्किट को हम लोग फर्दर रीड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, जिसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग इस रेजिस्टर को यहाँ पे इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर ले आएंगे और ये जो वोल्टेज सोर्स है इसे हम लोग बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हम लोग का जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको हमें अंदर लाना है, इसे हमें अंदर लाना है। तो देखो इसे हम लोग इस तरह से अंदर ले, 1 1 1 1 1। इस वोल्टेज सोर्स को बाहर लेकर जाना है, ठीक है। तो इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग बाहर इस तरह से लेकर जाएंगे। इस वोल्टेज सोर्स को हम लोग बाहर इस तरह से लेकर जाएंगे और मेरा जो I1 है वो यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि इस वाले सर्किट से हम लोग इस वाले सर्किट पे कैसे पहुंच रहे हैं ये आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब देखो क्या है, अगर हम लोग इस वाले पार्ट को देखें तो क्या ये मेरा एक तरह से बैलेंस्ड ब्रिज है। यहाँ अगर हम लोग इस वाले सर्किट को देखें, तो क्या ये मेरा बैलेंस्ड ब्रिज है। बिल्कुल ये बैलेंस्ड ब्रिज है, क्योंकि यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम। तो अगर ये मेरा बैलेंस्ड ब्रिज है तो उस केस में करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच क्या हो जाएगा, 0। अगर ये मेरा बैलेंस्ड ब्रिज है तो उस केस में मेरा करंट फ्लोइंग थ्रू दिस ब्रांच हो जाएगा 0। दैट मीन्स कि मेरा जो I1 आ गया वो आ गया 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो गया कि अगर हम लोगों ने अपने वोल्टेज सोर्स को लेकर चला और करंट सोर्स को हटा दिए तो हम लोग का जो रेस्पॉन्स I1 है वो 0 आ गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्टेप 2 में हम लोग करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे, करंट सोर्स को कंसीडर करेंगे एंड
वोल्टेज सोर्स को रिमूव करेंगे, दैट इज वोल्टेज सोर्स मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और फिर हम लोग अपना रेस्पॉन्स निकालेंगे। तो देखो उस केस में हमें क्या मिलेगा, उस केस में जो मेरा सर्किट है दैट वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। वोल्टेज सोर्स मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1। ठीक है, तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है, मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरह से मिला। ठीक है, अब देखो इसको हम लोग फर्दर रीड्रॉ कर सकते हैं। किस तरह से इसे हम लोग फर्दर रीड्रॉ कर सकते हैं? देखो ये जो 1 ओम है, ये जो 1 ओम है ये पैरेलल में आ जाएगा, ये 1 ओम, ये 1 ओम पैरेलल में आ जाएगा। तो देखो यहां से हम लोग फर्दर अपने सर्किट को रीड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग को कुछ इस तरह से मिल जाएगा, 1 एम्पियर, 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1 ओम 1। ठीक है, तो अब देखो हम लोग को यहाँ पे रेस्पॉन्स यहाँ पे निकालना है। देखो यहाँ पे हम लोग का जो रेस्पॉन्स है इसे हम लोग ले लेते हैं I2, करंट सोर्स के वजह से रेस्पॉन्स को ले लेते हैं I2। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ये I2, तो ये मेरा पैरेलल में आ जाएगा और ये मेरा पैरेलल में आ जाएगा, ये मेरा पैरेलल में है, ये मेरा पैरेलल में है। तो अब देखो हम लोग का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो फर्दर इस तरह से आ जाएगा। ये दोनों पैरेलल होके 0.5 आ गए, ये दोनों पैरेलल में होके 0.5 आ गए और यहाँ पे हमें 1 ओम मिल गया और यहाँ पे मेरा ये I2। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग करंट डिवीजन रूल लगाए तो यहाँ से मेरा जो I2 है दैट वी विल गेट एज 0.25। ठीक है, तो अब देखो वोल्टेज सोर्स के वजह से, वोल्टेज सोर्स के वजह से मेरा जो करंट रिस्पांस था वो 0 मिला और करंट सोर्स के वजह से मेरा जो रेस्पॉन्स है वो 0.25 मिला। ठीक है, तो अब देखो मेरा जो नेट रेस्पॉन्स है वो क्या मिलेगा, मेरा जो नेट रेस्पॉन्स है I विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 दैट इज 0.25। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। तो अब अगर आपको ये समझ में आया तो अब अगर हम लोग अपने इस लिटरेचर को देखेंगे ना तो और भी चीजें क्लियर होगा। दैट इज इन ए लीनियर बाइलैटरल नेटवर्क with multiple independent sources acting simultaneously, the response in a particular branch can be obtained by algebraic sum of response by taking only one independent source at a time. All other ideal voltage sources are replaced by short circuit and all other ideal current sources are replaced by open circuit, but do not remove the dependent sources in network। ठीक है, सो आई होप कि आपको अब ये लिटरेचर समझ में आ रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्या लिखे थे। बस ये जो मेरा लास्ट वाला लाइन है
ये अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा और आपको समझ में आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी मैंने ये डिपेंडेंट सोर्स के कॉन्सेप्ट को लिया ही नहीं है। जब हम लोग अभी डिपेंडेंट सोर्स के कॉन्सेप्ट को लेंगे तो ये पार्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर है। तो चलो अब आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो देखो, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी देखेंगे। होमोजेनिटी प्रिंसिपल, देखो सुपरपोजिशन, लिनियरिटी, होमोजेनिटी सभी क्या है ना, एक दूसरे का सिनोनिम्स है। जैसे हम लोगों ने जब सिग्नल एंड सिस्टम देखा था तो वहां पर भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आपके पास एक लीनियर सिस्टम है तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये लिनियरिटी, सुपरपोजिशन, होमोजेनिटी ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर। तो अब देखो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल देखते हैं। तो अब देखो, ये होमोजेनिटी प्रिंसिपल होता क्या है वो समझते हैं। इन अ इन अ लीनियर नेटवर्क, if excitation if in a linear network, if excitation is multiplied, if excitation is multiplied by a constant k, then response in all other branches, then response in all other branches are also multiplied by the same constant k। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? इन ए लीनियर नेटवर्क, इफ एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, then response in all other branches are also multiplied by the same constant k। तो यहाँ पे फिर से हम लोगों ने कुछ लिटरेचर देखा, बट उतना कुछ आपको समझ में आया नहीं होगा। तो चलो अब हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू होमोजेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। देखो, मान लो आपके पास एक सर्किट है ये, ठीक है। मान लो आपके पास एक ये सर्किट दिया गया है, यहाँ पे 8 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 4 ओम है, यहाँ पे 4 ओम। ठीक है, अब चलो हम लोग रेस्पॉन्स निकालते हैं। ये वाला करंट कितना होगा? देखो ये चार चार पैरेलल, 2 2 4, ये हो जाएगा मेरा 2 एम्पियर। ठीक है, और 2 एम्पियर यहाँ पे आएगा तो ये फर्दर अपने आप को बाइफरकेट कर लेगा एज 1 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। ठीक है, अब चलो हम लोग एक और सर्किट को लेते हैं, तो एक और सर्किट को लेते हैं।
अब चलो हम लोग एक और सर्किट को लिए, मान लो यहाँ पे मेरा जो वोल्टेज सोर्स है वो है 24 वोल्ट। यहाँ पर भी मेरा रेजिस्टेंस सेम है, 4 ओम एंड 4 ओम। हम लोग निकालेंगे अपने रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 6 एम्पियर, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 3 एम्पियर एंड 3 एम्पियर, ठीक है। ये समझ में आया। अब देखो, अगर अब हम लोग इस दो सर्किट को माइन्यूटली देखें तो क्या हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो मेरा 24 वोल्ट है, क्या हम लोग इस 24 वोल्ट को लिख सकते हैं 8 × 3, ठीक है। इट मीन्स कि ये वाला मेरा सर्किट है, यहाँ पे 8 वोल्ट वोल्टेज सोर्स अप्लाइड था। अब हम लोग इस 8 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हम लोग यहाँ पे 8 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं बाई 3, ठीक है। हम लोग अपने 8 वोल्ट को मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं 3, तो हम लोग को मिल गया 24 वोल्ट, ठीक है। अब देखो 24 वोल्ट यहाँ पे मिला। अब जो मेरा रेस्पॉन्स है, देखो अब देखो मेरा जो रेस्पॉन्स है उसमें क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो मेरा यहाँ पे रेस्पॉन्स, जब मेरा 8 वोल्ट था तो यहाँ पे हमें रेस्पॉन्स मिल रहा था 2 एम्पियर। अब जब मेरा रेस्पॉन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, अब जब मेरा रेस्पॉन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई, अब जब मेरा सोर्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, तो देखो मेरा जो रेस्पॉन्स है वो भी मेरा 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह देखो यहाँ पे जब मेरा सोर्स 8 वोल्ट था तो यहाँ पे हमें 1 एम्पियर मिल रहा था। अब जो मेरा सोर्स है वो जब मेरा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, अब जब मेरा सोर्स 3 टाइम मल्टीप्लाई हो गया, अब जब मेरा सोर्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे देखो मेरा जो रिस्पॉन्स है वो भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, वो भी मेरा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। तो यही मेरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल बताता है। अब देखो, अब हम लोग वापस अपने लिटरेचर को समझते हैं। इन ए लीनियर नेटवर्क, इफ एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट k, जैसे इस केस में क्या था कि देखो हम लोग एक्साइटेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय ए कांस्टेंट k वेयर k इज 3, ठीक है। Then response in all other branches, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, response in all other branches are also multiplied by the same constant k। तो देखो यहाँ पे जो मेरे रिस्पॉन्स था 2 एम्पियर 1 एम्पियर 1 एम्पियर, ये सब भी मेरा मल्टीप्लाई हो जा रहा है बाय ए कांस्टेंट k, जहाँ पे k मेरा 3 है और हमें मिल जा रहा है 6 एम्पियर 3 एम्पियर 3 एम्पियर, ठीक है। सो आई होप कि आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी समझ में आया। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो यहां तक अगर समझ में आया तो सुपरपोजिशन थ्योरम को लेकर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे कोई ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहला है सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल for linear and bilateral network। ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा था। दूसरा है सुपरपोजिशन थ्योरम is applicable for network having independent source और डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। मीन जो मेरा सुपरपोजिशन थ्योरम है
it is applicable for both network which is having independent source उसके लिए भी applicable है, and network which is having dependent source उसके लिए भी applicable है. Superposition theorem is applicable for active as well as passive network. Superposition theorem is applicable for active as well as passive network. Fourth point है superposition theorem is used to find linear response in a network that is current and voltage, but it is not used to find non-linear response that is power response. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सुपरपोजिशन थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड लीनियर रिस्पांस इन ए नेटवर्क. लीनियर रिस्पांस से हम लोग समझ रहे हैं करंट एंड वोल्टेज रिस्पांस, बट सुपरपोजिशन थ्योरम हम लोग इज नॉट एप्लीकेबल टू फाइंड द नॉन लीनियर रिस्पांस दैट इज पावर रिस्पांस. इस पॉइंट को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में अभी आगे समझेंगे भी. एक एग्जांपल से हम लोग इस पॉइंट को बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे. ठीक है, तो ये मेरे कुछ 4 पॉइंट्स थे जो आई थिंक कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें और कुछ बताने का जरूरत नहीं है. ठीक है, तो चले आगे चलते हैं. चलो, अब सुपरपोजिशन को लेकर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. तो ये देखो, आपको एक नेटवर्क दिया गया है, इसमें आपको कह रहा है फाइंड आई. तो हम लोग यहाँ पे आई कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपके पास कितने इंडिपेंडेंट सोर्सेज दिए गए हैं. ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है, ये आपका एक करंट सोर्स है, ये आपका एक वोल्टेज सोर्स है. इट मीन्स कि मेरे पास 3 इंडिपेंडेंट सोर्स दिया गया है. तो अब चलो, अब हम लोग इसको सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इस वोल्टेज सोर्स को कंसिडर करते हैं एंड रिमेनिंग 2 सोर्सेज को इग्नोर करते हैं. तो देखो, इस केस में मेरा सर्किट किस तरह से बनेगा. इस केस में मेरा सर्किट बनेगा समथिंग लाइक दिस. जो करंट सोर्स है ये मेरा ओपन सर्किट हो जाएगा. यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज सोर्स है वो मेरा शॉर्ट सर्किट हो जाए. ये है मेरा करंट आई. अब देखो, अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा एक बैलेंस्ड ब्रिज है. बैलेंस्ड ब्रिज होने के वजह से देखो, यहाँ पे ना हम लोग इस रेस्पॉन्स को I1 कर देते हैं. I1 जो मेरा रेस्पॉन्स है वो किसके वजह से है, वो इस वोल्टेज सोर्स के वजह से है. तो अब ये मेरा बैलेंस्ड ब्रिज है. बैलेंस्ड ब्रिज के वजह से अब जो करंट फ्लो करेगा इस ब्रांच में वो 0 होगा. इट मीन्स कि यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं I1 मेरा 0. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस करंट सोर्स को लेते हैं एंड बाकी जो ये वोल्टेज सोर्स है इसे हम लोग इग्नोर करते हैं. तो अब देखो, मेरा इक्विवेलेंट सर्किट किस तरह से बनेगा. इसको मैं हटा देता हूं ताकि इसी पेज में सारा कर दिया जाए. ठीक है, तो देखो, अगर हम लोग करंट सोर्स को लेकर चले तो हम लोगों का सर्किट कुछ इस तरह से हो जाएगा. वोल्टेज सोर्स तो मेरा शॉर्ट सर्किट हो गया.
करंट सोर्स मेरा इस बार एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पे मेरा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट, और यहाँ पे जो देखो हम लोगों को करंट निकालना है, यहाँ पे इस वाले ब्रांच में करंट निकालना है, तो यहाँ पे आप ये मान के चलो कि करंट सोर्स के वजह से यहाँ पे जो हमें करंट मिलेगा इस ब्रांच में, उसे हम लोग I2 मान लिए, उसे हम लोग I2 मान लिए, ठीक है। अब देखो फिर से अगर हम लोग अपने सर्किट को देखें तो ये मेरा एक तरह से बैलेंस्ड ब्रिज है। बैलेंस्ड ब्रिज के वजह से फिर से इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। इट मीन्स कि मेरा जो I2 हो जाएगा दैट विल बी जीरो। मेरा जो I2 हो जाएगा दैट विल बी जीरो। अब हम लोग तीसरे में क्या करते हैं, इस वोल्टेज सोर्स को लेकर चलते हैं, बाकी इस दो को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। तो चलो अब हम लोग इस केस में अपना जो इक्विवेलेंट सर्किट है, इस केस में हम लोग का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो ड्रॉ करते हैं। इस केस में देखो यहाँ पे जो करंट है इसे हम लोग ले लेते हैं I3, ठीक है। ये I3 क्यों हो रहा है, I3 जो है ये मेरा करंट रिस्पॉन्स इन दिस ब्रांच ड्यू टू माई दिस वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो अब देखो इस केस में क्या है कि ये मेरा एक बैलेंस्ड ब्रिज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मेरा जो ये ब्रांच है इसमें मेरा एक एक्टिव सोर्स भी आ जा रहा है, ठीक है। अगर एक्टिव सोर्स नहीं आता, सिर्फ पैसिव सोर्स रहता, फिर तो हम लोग कह देते कि पैसिव एलिमेंट रहता। अगर मेरा एक एक्टिव एलिमेंट नहीं रहता, ये जो 1 वोल्ट है ये मेरा एक एक्टिव एलिमेंट है, अगर मेरा ये एक्टिव एलिमेंट नहीं रहता, सिर्फ पैसिव एलिमेंट रहता, तब तो हम लोग इसे एक बैलेंस्ड ब्रिज कह देते हैं। लेकिन यहाँ पे पैसिव एलिमेंट्स के साथ साथ एक्टिव एलिमेंट भी है, इसलिए हम लोग इसे बैलेंस्ड ब्रिज नहीं कहेंगे। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करना है। हम लोग इसको और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो 1 ओम रेजिस्टर है इसे हम लोग इसके अंदर लाएंगे, और यहाँ पे जो मेरा ये एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट है इसे हम लोग बाहर लेकर जाएंगे। तो देखो हम लोग का एक सर्किट इस तरह से बनेगा। देखो देखो इसको सॉल्व करने का ना तरीका ये है कि आप पहले नोड्स को नंबर कर दो। एक नोड यहाँ पे है, इसे हम लोग कह देते हैं ए। एक नोड यहाँ पे है, इसे हम लोग कह देते हैं बी। एक नोड यहाँ पे है, इसे कह देते हैं सी। एक यहाँ पे है, इसे कह देते हैं डी। अब देखो इसको हम लोग रीड्रॉ करते हैं। ये है मेरा नोड ए, ये है मेरा नोड बी, ये है मेरा नोड सी, ये है मेरा नोड, ठीक है। अब देखो ए और सी के बीच में ये आ गया, ठीक है। ए और डी के बीच में ये आ गया, ठीक है। बी और डी के बीच में ये आ गया, ठीक है। बी और सी के बीच में ये आ गया, ठीक है।
अब देखो ए और बी के बीच में मेरा जो ये एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट है वो हम लोग इस तरह से बनाते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और देखो सी और डी के बीच में जो ये रेजिस्टर है इसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये आ गया 1, नहीं ये आपका है 2, ये आपका है 1, ये बाकी आपका यहाँ पे सब 1 1 1, ठीक है। हम लोग को रेस्पॉन्स निकालना है I3 जो है वो मेरा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस वाले सर्किट से हम लोग जो इस वाले सर्किट में आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे ना तो इस पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट में हम लोग कैसे पहुंचते हैं ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे हम लोगों ने एक एग्जांपल भी ले लिया है। इसमें बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं कि हम लोग एक बैलेंस्ड ब्रिज बनाने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे बैलेंस्ड ब्रिज नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट्स दोनों हैं, इसलिए हम लोग इसको बाहर करना चाह रहे हैं और इस वाले पैसिव एलिमेंट्स को यहाँ अंदर लाना चाह रहे हैं। अब इसको लाने में कोई दिक्कत ना हो, कुछ कंफ्यूजन ना हो, तो हम लोग पहले नोड्स का नंबरिंग कर दे रहे हैं या फिर नेमिंग कर दे रहे हैं। नेमिंग करने के बाद आपको बस ये देखना है कि कौन से नोड के साथ कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड है और आपका ये इस तरह से फिगर निकल जाएगा। अब देखो ये वाला मेरा बैलेंस ब्रिज है, बैलेंस ब्रिज है मतलब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। बैलेंस ब्रिज है मतलब इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। तो अब देखो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हम इस वाले पार्ट को अभी हटा दें तो अब देखो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। 1 वोल्ट, 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब यहाँ देखो दो दो पैरेलल में है। इट मीन्स कि यहाँ जो मेरा करंट आ रहा है I3, मेरा I3 हो जाएगा 1/3 एम्पियर। तो यहाँ पे देखो I1 0 था, I2 0 था, I3 हो गया मेरा 1/3। तो देखो ओवरऑल रेस्पॉन्स मेरा क्या हो जाएगा, ओवरऑल रेस्पॉन्स विल बी I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर अपना रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलो अब हम लोग देखते हैं कि सुपरपोजिशन थ्योरम को किस तरह से हैंडल किया जाएगा अगर आपके पास एक डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चन देखा उसमें हम लोगों ने सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्स को कंसिडर करके चला था। अब हम लोग देख रहे हैं कि इस सर्किट में मेरे पास इंडिपेंडेंट सोर्स के साथ साथ एक डिपेंडेंट सोर्स भी है, ठीक है। तो अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग अपने सुपरपोजिशन थ्योरम के डेफिनेशन में आते हैं। तो देखो यहाँ पे नोट में हम लोग क्या लिखे थे, all other ideal voltage sources are replaced by short circuit and all other ideal current sources are replaced by open circuit। ये तो हमें समझ में आ भी गया, हम लोगों ने एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया। लास्ट लाइन हम लोग का रह गया था, लास्ट लाइन कह रहा है बट डोंट रिमूव डिपेंडेंट सोर्सेज इन नेटवर्क, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सर्किट है जहां पे आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स है एज वेल एज डिपेंडेंट सोर्स है और आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है, तो उसमें आप इंडिपेंडेंट सोर्सेज को तो आप हटाओगे, सिर्फ एक सोर्स को एट ए टाइम कंसिडर करोगे, रिमेनिंग सोर्सेज को आप हटाओगे, बट आप डिपेंडेंट सोर्स को कभी नहीं हटा सकते हो। आपको डिपेंडेंट सोर्स हमेशा कंसिडर करके ही चलना है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो मेरा 3 एम्पियर का करंट सोर्स है इसे हम लोग रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अगर मेरा 3 एम्पियर का करंट सोर्स अगर हम लोग रिमूव करेंगे तो देखो हम लोग का जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। इसे हम ओपन सर्किट कर दिए।
10 वोल्ट, 2 ओम, 1 ओम, 2 IX, यहाँ पे आ रहा है आपका IX। ठीक है, तो हम लोग को IX निकालना है, यहाँ पे आप लिख लो फाइंड IX, फाइंड IX। ठीक है, तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे 3 एम्पियर करंट सोर्स को हटा रहे हैं तो चलो इस केस में हम लोग IX को IX1 मान लेते हैं। ठीक है, IX को IX1 मान लिया। अब चलो हम लोग इसमें KVL लगा देते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग KVL लगा देते हैं, तो ये मिल जाएगा 10 इज इक्वल टू 2IX1 प्लस IX1 प्लस 2IX1 मीन्स यहां से आ गया IX1 इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, इजी। अब चलो अब हम लोग अपने वोल्टेज सोर्स को हटाते हैं। तो देखो अगर हम लोग अपने वोल्टेज सोर्स को हटाएंगे तो मेरा जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे हम वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिए। यहाँ अब चलो इस केस में हम लोग IX को IX2 मान लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया 2 ओम, 1 ओम, 2IX2, ये हो गया 3। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे IX2 आ रहा है, यहाँ पे 3 एम्पियर आ रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस IX2, यहाँ आ गया 3 प्लस IX2। ठीक है, अब चलो इस वाले नोड का पोटेंशियल हम लोग V मान लेते हैं। इस वाले नोड का जो पोटेंशियल है इसे चलो हम लोग V मान लेते हैं और इस नोड में हम लोग KCL अप्लाई करते हैं, तो हम लोग को मिल जाएगा V/2 प्लस V माइनस 2IX2 बाई 1 इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ये मेरा इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा V/2 इज इक्वल टू माइनस IX2। ये हो गया इक्वेशन 2। अब अगर हम लोग यहाँ पे अब हम लोग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम लोग V को रिप्लेस कर देते हैं माइनस 2IX2 से। V को अगर हम लोग रिप्लेस कर दिए माइनस 2IX2 तो हम लोग को देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा माइनस 2IX2 बाई 2 प्लस माइनस 2IX2 माइनस 2IX2 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे आ गया माइनस IX2 माइनस 4IX2 इज इक्वल टू 3। यहाँ से आ जाएगा IX2 इज इक्वल टू माइनस 0.6। ठीक है, तो अब देखो IX1 एंड IX2 आ गया, तो अब हम लोग को निकालना है IX। तो IX क्या हो जाएगा, IX विल बी इक्वल टू IX1 प्लस IX2। IX1 क्या था, IX1 मेरा 2 एम्पियर था, IX2 क्या है माइनस 0.6 एम्पियर है। इट मीन्स कि मेरा आ जाएगा ये 1.4 एम्पियर। वैल्यू ऑफ IX इज 1.4 एम्पियर। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चन को हैंडल करना है इफ you are given a dependent source along with some independent sources। ठीक है, I hope this is clear to you। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग नेक्स्ट मॉडल ऑफ क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपके पास एक लीनियर नेटवर्क है। ठीक है, आपको 2 सोर्सेस दे दिया है, वो
V1 एंड V2 दो सोर्सेस दे दिया है, और यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स दिया है। आपको यहाँ पे वो ये डिटेल्स दिया है कि अगर हम लोग V1 इज इक्वल टू 2 अप्लाई किए और V2 इज इक्वल टू 0 अप्लाई किए तो मेरा करंट I ये है। V1 0 किए, V2 5 किए तो करंट I ये है। अब आपसे पूछ रहा है कि अगर हम लोग V1 10 अप्लाई कर दे और V2 -5 अप्लाई कर दे तो मेरा करंट I क्या होगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे हम लोगों को सुपरपोजिशन के साथ साथ होमोजेनिटी प्रिंसिपल भी अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एज वेल एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो अब चलो, अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को टैकल करेंगे, ठीक है। देखो, आपको V1 दिया है, आपको V2 दिया है, आपको I कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये एक अच्छा मॉडल है, इस मॉडल से भी काफी बार क्वेश्चंस पूछे गए, तो चलो ध्यान से समझना। इस मॉडल में हम लोगों को सुपरपोजिशन एज वेल एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों अप्लाई करना है। तो देखो, पहला हम लोग को जो कंडीशन दिया है, इस कंडीशन से आप क्या समझ रहे हो। इस कंडीशन में दे रहा है कि V1 मेरा 2 है, V2 मेरा 0 है। इट मीन्स कि यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपके पास पहले तो दो सोर्सेज है, V1 और V2। अब हम लोग क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाए, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हम लोग क्या किए कि इस वाले सोर्स को हम लोग रिमूव किए। इट मीन्स कि इस वाले सोर्स को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दिए। इट मीन्स कि वोल्टेज अक्रॉस यहाँ मेरा क्या हो जाएगा, 0। तो यही बताया जा रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि V2 को हम रिमूव कर दिए, इसलिए V2 मेरा 0 है। तो उस केस में मेरा V1 अगर हम 2 अप्लाई किए, अगर V1 2 किए, V2 को हटाए, तो करंट मेरा हो जाएगा 0.5, ठीक है। सेकंड में आपको क्या कह रहा है कि आप V1 को हटाओ। अब हम लोग V1 को हटा रहे हैं और V2 को अप्लाई कर रहे हैं। V1 को हटाए, V2 को अप्लाई किए तो करंट आ गया -1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं। अब आएगा मेरा होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तीसरे में आपको कह रहा है कि आप V1 को अप्लाई करो 10, V2 को अप्लाई करो -5 और करंट निकालो I। तो यहाँ पे हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे एज वेल एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल यूज करेंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम लोग इस तरह से करेंगे कि एट ए टाइम हम लोग वन सोर्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं कि मेरा जो V2 है इसको हम लोग हटा देते हैं और सिर्फ V1 को कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा V1 10 है, V2 को हम हटा दिए, तो मेरा करंट कितना होगा। अब देखो करंट हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल आपको क्या कहता है कि आपके पास एक सोर्स है, ठीक है। अगर आप अपने सोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एनी गिवन फैक्टर, अगर आप अपने सोर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एनी गिवन फैक्टर, तो आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द सेम फैक्टर। आपका जो रेस्पॉन्स है वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द सेम फैक्टर। तो देखो V1 है, V1 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए बाई अ फैक्टर ऑफ 5, अगर हम लोग V1 को मल्टीप्लाई कर दिए बाई फैक्टर ऑफ 5 तो हमें 10 मिल जाएगा। इट मीन्स कि अब जो मेरा रिस्पॉन्स है उसको भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाई ए फैक्टर ऑफ 5। तो यहाँ पे हम लोग को रिस्पॉन्स मिल जाएगा 2.5, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे हम लोग होमोजेनिटी प्रिंसिपल का यूज कर रहे हैं। अब नेक्स्ट में क्या है कि हम लोग V1 को हटा दिए, V2 को अप्लाई किए, V1 को हटा दिए और V2 को अप्लाई किए। तो अब देखो V2 को अप्लाई किए तो अब हम लोग को करंट निकालना है, तो यहाँ पे फिर से हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे V2 5 है, अब अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई ए फैक्टर ऑफ -1, अब अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करते हैं बाई ए फैक्टर ऑफ -1, तो मेरा जो रेस्पॉन्स है, वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई ए फैक्टर ऑफ -1। इट मीन्स कि मेरा V2 अगर -5 है, V1 0 है, तो मेरा I हो जाएगा 1, ठीक है। अब मेरा ओवरऑल I कितना हो जाएगा, मेरा ओवरऑल हो जाएगा करंट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ V1 2.5 एंड करंट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ V2 दैट इज 1, दैट इज I आ जाएगा मेरा 3.5 एम्पियर। I आ जाएगा मेरा 3.5 एम्पियर,
ठीक है, आई होप कि दिस इज क्लियर टू यू। तो यहाँ पे देखो हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड होमोजेनिटी प्रिंसिपल दोनों का यूज करके हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए। यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर आप अपने सोर्सेस को मल्टीप्लाई करते हैं बाय एनी गिवन फैक्टर तो आपका रेस्पॉन्स भी मल्टीप्लाई हो जाता है बाय द सेम गिवन फैक्टर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो हम लोग अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन सुपरपोजिशन थ्योरम। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है इन सुपरपोजिशन थ्योरम। इसके लिए चलो हम लोग अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम में वापस चलते हैं। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सुपरपोजिशन थ्योरम में हम लोगों ने पॉइंट डी में ये लिखा था that superposition theorem is used to find linear response in a network that is current and voltage, but it is not used to find the non-linear response that is power response। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो आपके पास एक सर्किट है एंड उस सर्किट में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज लगाया गया है। तो हम लोग क्या है कि सुपरपोजिशन थ्योरम लगाकर हम लोग वन सोर्स एट ए टाइम लेकर एंड रिमेनिंग सोर्स को डिस्कनेक्ट करके हम लोग अपने रेस्पॉन्स को निकाल सकते हैं। हम लोग अपने रेस्पॉन्स को निकाल सकते हैं और ये जो मेरा रेस्पॉन्स निकलेगा ये हम लोग हमेशा लीनियर रेस्पॉन्स निकाल सकते हैं। इट मीन्स कि हम लोग करंट अक्रॉस ए ब्रांच या वोल्टेज अक्रॉस ए ब्रांच ये निकाल सकते हैं। बट अगर आपको कोई ये कह दे कि आपके पास एक नेटवर्क है, उसमें मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेस है, उसमें आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर आप पावर निकाल लो। मतलब अगर मान लो कि आपको कोई ये कह दे कि आपके पास एक सर्किट है समथिंग लाइक दिस, ठीक है, आपके पास एक सर्किट है समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे मेरे दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज है V1 एंड V2। अब अगर आपको कोई ये कह दे कि आप पहले V1 को कंसिडर करो, V2 को इग्नोर करो और आप पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टर निकाल दो, आप पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टर निकाल दो P1, ठीक है। फिर आपको कहेंगे कि आप इस वाले सोर्स को इग्नोर करो, इस वाले सोर्स को कंसिडर करो और अब आप पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टर निकाल दो एज P2। आप पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टर निकाल दो एज P2। उसके बाद मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हम लोग इस रेजिस्टर के अक्रॉस P1 एंड P2 निकाल दें। अब आपको कोई ये कह दे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि इंडिविजुअल रेस्पॉन्स निकालो, उस इंडिविजुअल रेस्पॉन्स का आप अलजेब्रिक सम करो और आपका ओवरऑल रेस्पॉन्स निकल जाएगा। तो आप सेम इसमें भी वही कर लो। अगर आपको पावर अक्रॉस दिस रेजिस्टर निकालना है तो वो आप P1 प्लस P2 कर दो। तो अगर आप ऐसा करते हो ना तो आप ब्लेंडर कर रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप ये ब्लेंडर कर रहे हो, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू हम लोग हमेशा लीनियर रिस्पांस निकाल सकते हैं। मींस हम लोग हमेशा अलजेब्रिक सम ऑफ लीनियर रिस्पांस कर सकते हैं। हम लोग कभी भी अलजेब्रिक सम ऑफ नॉन लीनियर रिस्पांस नहीं कर सकते, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू हम लोग नॉन लीनियर एंटिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग उसका सुपर algebraic sum of non-linear entity या फिर algebraic sum of non-linear response नहीं ले सकते, ठीक है। तो अब चलो, तो अब अगर ऐसा है तो हम लोग किस तरह से पावर निकालेंगे? अगर ऐसा है, अगर ये चीज है तो हम लोग किस तरह से पावर निकालेंगे यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, ये हम लोग समझते हैं। दैट इज हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन सुपरपोजिशन थ्योरम समझते हैं, ठीक है। तो देखो, मान लो आपके पास एक ये नेटवर्क दिया गया है, इस नेटवर्क में हम लोग दो वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये है मेरा V1
ये है मेरा V2। और यहाँ पे हम लोग के पास एक रेजिस्टर, ये रेजिस्टर मेरा R है, ये नेटवर्क मेरा N। ठीक है। अब चलो, अब इसमें हम लोग अब देखो, इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे। हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे एंड इस रेजिस्टर्स के अक्रॉस और इस रेजिस्टर के अक्रॉस और इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। इस रेजिस्टर के अक्रॉस हम लोग पावर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मान लो लेट V1 is applied and V2 is short circuit। सबसे पहले आप मान लो कि हम लोग अपने V1 वोल्टेज सोर्स को कंसिडर कर रहे हैं और V2 को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसा किए तो मान लो कि जो करंट है इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है, देखो देखो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है और इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट है वो इस डायरेक्शन में भी फ्लो कर सकता है। देखो इस नेटवर्क के बारे में तो हमें पता नहीं है, ठीक है। अगर इस नेटवर्क के बारे में हमें नहीं पता है तो हम लोग ये नहीं बता पाएंगे कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो करंट डायरेक्शन होगा वो क्या होगा। वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम लोग को फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग को फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग तो पावर निकाल रहे हैं। तो देखो पावर होता क्या है, पावर तो मेरा होता है आई स्क्वायर आर। मेरा पावर तो होता है आई स्क्वायर आर। तो अगर मेरा आई पॉजिटिव हो या आई मेरा नेगेटिव हो उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, उससे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, ठीक है। ये है मेरा करंट आई, ये है मेरा करंट आई, ठीक है। तो देखो P1 क्या हो जाएगा, P1 क्या हो जाएगा, देखो इसको कर दो आप पहले I1, इसको आप कर दो I1। तो देखो मेरा P1 क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा I1 स्क्वायर इंटू R, ठीक है। यहां से मेरा I1 क्या आ जाएगा, यहां से मेरा I1 आ जाएगा रूट P1 बाई R, ठीक है। इसे आप इक्वेशन 1 ले लो, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अपने V2 को अप्लाई करते हैं। लेट V2 is applied, let V2 is applied and V1 is short circuited। let V2 is applied and V1 is short circuited। इस केस में आप ये मान लो, इस केस में अब आप ये मान लो कि फिर से जो करंट फ्लो करेगा मेरे रेजिस्टर के थ्रू वो या तो इस डायरेक्शन में फ्लो करे या तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो करे, बट हम लोग उसे बता नहीं पाएंगे। हम लोग उसे नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम लोग के पास एन का डिटेल्स नहीं है, नेटवर्क एन का डिटेल्स नहीं है, ठीक है। तो मान लो कि इसके थ्रू जो करंट है वो या तो इधर फ्लो कर सकता है, इसको आप, लेकिन इस टाइम हम लोग इस करंट को मानते हैं I2, या तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, इस केस में हम लोग करंट को मानते हैं I2, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, मेरा जो P2 है, P2 हो जाएगा I2 स्क्वायर इंटू, यहां से I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा रूट P2 बाई R। I2 हो गया रूट P2 बाई R। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन 2। अब चलो आगे चलते हैं। देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू हम लोग एक बार तो इसमें इस रजिस्टर के थ्रू I1 निकाल दिए और एक बार हम लोग इस रजिस्टर के थ्रू I2 निकाल दिए, ठीक है। अब देखो ओवरऑल करंट थ्रू रजिस्टर R क्या हो जाएगा,
अगर हम लोग ओवरऑल करंट थ्रू रेजिस्टर आर ले आई में देखो क्या होगा, आई में भी I1 प्लस I2, या फिर आई में भी -I1 -I2, या फिर आई में भी I1 -I2, या फिर आई में भी I2 -I2। ठीक है, देखो ये जो नेटवर्क एन है, ये जो नेटवर्क एन है, इसके बारे में तो हमें पता नहीं है, इसके बारे में हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू रेजिस्टर आर नहीं बता पाएंगे। इसलिए देखो मेरे पास चार पॉसिबिलिटी अराइज हो रहा है, I1 प्लस I2, -I1 -I2, I1 -I2, I2 -I2। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया। तो अब देखो मेरा जो ओवरऑल पावर है, ओवरऑल पावर, ओवरऑल पावर across R, ओवरऑल पावर अक्रॉस रेजिस्टर R, ये कितना हो जाएगा? देखो पावर हो जाएगा मेरा आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। आई क्या हो जाएगा? आई कैन बी रिटन एज समथिंग लाइक दिस, I1 प्लस माइनस I2, या फिर हम लोग आई को इस तरह से भी कर सकते हैं, +-I1 +-I2 होल स्क्वायर इनटू आर। ये मेरा पावर है, इस तरह से भी कर सकते हैं। इस तरह से लिखने से क्या हो रहा है, बेसिकली मेरे जो ये चार कॉम्बिनेशंस हैं वो सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन चलो इस तरह से लिख के ना फायदा है नहीं, इसे हम लोग ऐसे ही कर देते हैं, इसे हम लोग लिख लेते हैं I1 +-I2 होल स्क्वायर आर। ठीक है, अब इसे हम लोग एक्सपैंड करेंगे तो ये मिल जाएगा मेरा I1 स्क्वायर आर प्लस I2 स्क्वायर आर प्लस -2 I1 I2 आर। अब देखो I1 स्क्वायर आर क्या था मेरा? P1 था। I2 स्क्वायर आर क्या था? P2 था। अब यहाँ पे क्या आएगा? I1 क्या है? रूट P1 बाई आर। I2 क्या है? रूट P2 बाई आर इंटू आर। तो यहां से हमें मिल जाएगा P क्या हो जाएगा? P विल बी रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 होल स्क्वायर। यहां पे लिखते हैं P विल बी इक्वल टू रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 होल स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। This is the expression of power. This is the expression of power while we are using superposition principle. It means कि जैसे हम लोग लीनियर एलिमेंट्स या जैसे हम लोग लीनियर रिस्पॉन्स के केस में देख रहे थे कि मेरा I क्या हो जा रहा था? I1 प्लस I2 हो जा रहा था। वोल्टेज क्या हो जा रहा था? V क्या हो जा रहा था? V1 प्लस V2 हो जा रहा था। मिस लीनियर रिस्पॉन्स को तो हम लोग डायरेक्टली ऐसे अलजेब्रिक सम ले सकते थे, लेकिन नॉन लीनियर जो रिस्पॉन्स है लाइक पावर, नॉन लीनियर जो रिस्पॉन्स है पावर, उसमें हम लोग अलजेब्रिक सम P1 प्लस P2 नहीं लेंगे, उसमें हम लोग लेंगे रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 होल स्क्वायर, रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक एक्सटेंशन इसका ये भी बनता है कि आपको एग्जाम में पूछ सकता है वो पी मैक्स निकालने का। तो पी मैक्स निकालने का आपका फॉर्मूला होता है रूट P1 प्लस रूट P2 होल स्क्वायर। दूसरा आपसे वो ये भी पूछ सकता है फाइंड पी मिनिमम। पी मिनिमम में हम लोग माइनस ले लेते हैं, रूट P1 माइनस रूट P2
होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी था, और यहाँ से हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम के केस में हम लोग नॉन लीनियर रिस्पॉन्स का अलजेब्रिक सम नहीं ले सकते हैं। इसलिए अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम के थ्रू किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस पावर निकालना है तो आपको हमेशा ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो अब हम लोग इसके बेस्ड में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो क्या कह रहा है। आपको ये कह रहा है कि आप एक सर्किट दे दिया गया है, आपको एक सर्किट दे दिया है आपको, जहां पे एक वोल्टेज सोर्स अप्लाइड है V, एक करंट सोर्स अप्लाइड है I, और आपको ये कह रहा है कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपका पावर डिसिपेट हो रहा है 4 वोल्ट व्हेन V अलोन इज एक्टिव, और इस रेजिस्टर के अक्रॉस आपका पावर डिसिपेट हो रहा है 9 वोल्ट व्हेन I अलोन इज एक्टिव। तो आपको कह रहा है फाइंड P मैक्स एंड P min। तो आप ये देख रहे हो कि हम लोग का ये कॉन्सेप्ट ऑफ पावर इन सुपरपोजिशन थ्योरम का केस है। ठीक है, तो देखो हम लोग को पता है कि मेरा सुपरपोजिशन के थ्रू, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू अगर हमें पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है रूट P1 प्लस माइनस रूट P2 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, जब V आपका वोल्टेज सोर्स अप्लाइड है तो आपको पावर 4 मिल रहा है, आपका जब करंट सोर्स अप्लाइड है तो आपका पावर 9 मिल रहा है। इट मीन्स कि मेरा पावर क्या हो जाएगा, मेरा पावर हो जाएगा √4 प्लस माइनस √9 होल स्क्वायर। अब आपको कह रहा है टू फाइंड P मैक्स। P मैक्स मेरा क्या हो जाएगा, P मैक्स मेरा हो जाएगा 2+3 whole square, that is 25 वॉट। P मिनिमम क्या हो जाएगा, P मिनिमम हो जाएगा 2 - 3 होल स्क्वायर, that is 1 वॉट। ठीक है, इजी इजी। अगर मान लो आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो आप क्या सोचते कि V अगर हम लोग सिर्फ V अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा पावर 4 मिल रहा है, सिर्फ I अप्लाई कर रहे हैं तो मेरा पावर 9 है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप लगाते और 9 + 4 को ऐड करते, 13 वॉट निकाल के आप आंसर निकाल देते और वहीं पे आप अपना एक ब्लंडर कर देते। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हम लोग जो अलजेब्रिक सम लेते हैं वो हम लोग लीनियर रिस्पांस का लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास नॉन लीनियर रिस्पांस लाइक पावर है तो आपको फिर अलजेब्रिक सम नहीं लेना है, आपको फिर ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इट इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। बस यहाँ पे अब क्या है ना कि हम लोग 3 सोर्सेज अप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ पे 3 सोर्सेज अप्लाई कर दिए और आपको कह रहा है कि पहले सोर्स के लिए 100 वॉट पावर डिसिपेट हो रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टर, दूसरे के लिए 25 वॉट पावर डिसिपेट हो रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टर, तीसरे के लिए 225 वॉट पावर डिसिपेट हो रहा है अक्रॉस दिस रेजिस्टर। तो आप P मैक्स एंड P min निकालो। ठीक है, ये क्वेश्चन लेने के लिए मेरा ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली लिया है, क्योंकि होता क्या है ना, जब आपके पास 2 सोर्सेज है और आपको P मैक्स और P min निकालने दिया है तो उसमें ना कुछ कंफ्यूजन नहीं होता है, वो तो आप डायरेक्टली अपना √P1 प्लस माइनस √P2 लगा के सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर आपके पास 3 सोर्सेज दे दिया गया है ना तो वहां पे आपका कुछ कंफ्यूजन आएगा। कंफ्यूजन कहाँ पे आएगा, चलो वो देखते हैं। P मैक्स में आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपको P min में कंफ्यूजन आएगा। चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरा जो पावर है, इस केस में मेरा पावर क्या होगा, इस केस में मेरा पावर होगा √P1 प्लस माइनस √P2 प्लस माइनस √P3 होल स्क्वायर। अगर आपको P मैक्स निकालना है तो P मैक्स क्या होगा, √P1 √P2 √P3
होल स्क्वायर। तो पी मैक्स निकालने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पे हम लोग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 15 होल स्क्वायर, मतलब ये हो गया 15 15 30, ये हो गया आपका 900 वॉट, ये आ गया आपका 900 वॉट पी मैक्स। अब देखो इंटरेस्टिंग बात आएगा जब हम लोग पी मिन निकालने जाएंगे, ठीक है। अब पी मिन में आप कंफ्यूज करोगे कि चलो अब पी मिन होगा क्या, मेरा पी मिन होगा मेरा रूट पी वन माइनस रूट पी टू माइनस रूट पी थ्री होल स्क्वायर। तो अब आपको कंफ्यूजन ये होगा कि हम लोग P1 किसको ले, P2 किसको ले, P3 किसको ले। मीन्स हम लोग 100 वॉट को P1 ले, या 25 वॉट को P1 ले, या 225 वॉट को P1 ले। यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आएगा अगर आपके पास 3 पावर दिया गया है। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान रखना है, नोट करके आप लिख भी लो। फॉर कैलकुलेटिंग for calculating P min, always consider highest power as P1। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट आपको अगर पता है तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। इसमें आपको ये कह रहा है कि आपके पास जो 3 पावर दिया गया है, इसमें जो सबसे आपका हाईएस्ट पावर है उसे आप P1 कंसिडर करो, ठीक है। बाकी P2 P3 आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि वो तो बेसिकली माइनस ही होगा मेरा P1 से। P1 क्या है कि सबसे जो हाईएस्ट है उसको आप P1 कर लो, P2 P3 आप किसी को भी कर सकते हो, क्योंकि वो तो बेसिकली P1 से माइनस ही हो रहा है। तो यहाँ देखो मेरा P min क्या आ जाएगा, P min we will get as 15 माइनस 5 माइनस 10 होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका P min, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, P min आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो चलो आगे चलते, चलो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो देखो बहुत बार ये देखा गया है कि आपके जो ESC एग्जामिनेशंस है उसमें बल्ब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो चलो बल्ब से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो पूछे गए हैं एग्जाम में वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 bulbs of power rating P1 at rated voltage V and P2 at rated voltage V are connected in series across V. Determine the power consumed by combination। देखो समझते हैं कि ये कह क्या रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास एक ये बल्ब है, ठीक है। आपके पास एक ये बल्ब है जिसका पावर है P1, और ये इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज सोर्स अप्लाइड है वो है V। तो आप ये बताओ P1 कितना हो जाएगा, P1 हो जाएगा V स्क्वायर बाई R1, कंसिडरिंग R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब। इसी तरह आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक और बल्ब है जो फिर से सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस अप्लाइड है, सेम वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस अप्लाइड है, और इसका जो पावर है वो है P2। तो मेरा P2 क्या हो जाएगा, P2 विल बी V स्क्वायर बाई R2, where R2 is the resistance of the second bulb, R1 was the resistance of first bulb, R2 is the resistance of second bulb, ठीक है।
अब आपको कह रहा है कि अब आप इस दोनों बल्ब को सीरीज में लगा दिए। अब आप इस दोनों बल्ब को सीरीज में लगा दिए। वोल्टेज जो अप्लाइड है अक्रॉस दिस बल्ब्स वो अभी भी V है। वोल्टेज जो अप्लाइड है अक्रॉस दिस बल्ब्स वो अभी भी V है। ठीक है, तो अब देखो इसके अक्रॉस, देखो इसके अक्रॉस मेरा पावर कितना होगा, इसके अक्रॉस मेरा पावर कितना होगा, इसके अक्रॉस मेरा पावर हो जाएगा V² बाई R1 प्लस R2। ठीक है, आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसको अगर हम लोग इस तरह से करते 1/P इज इक्वल टू R1/V² बाई R प्लस R2/V², तो ये क्या हो जाएगा 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। तो मेरा जो P है वो क्या आ जाएगा P1 P2 बाई P1 प्लस P2। So this will be my answer. This will be my answer. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया। देखो आपको वो यही कह रहा था कि आपके पास एक बल्ब है जो मेरा वोल्टेज V के अक्रॉस अप्लाइड, मेरे पास एक बल्ब है जो वोल्टेज V के अक्रॉस कनेक्टेड है, इसका पावर है P1। तो इसको हम लोग कर दिए P1 इज इक्वल टू V² बाई R1 कंसिडरिंग R1 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। इसी तरह सेकंड बल्ब का मेरा P2 आ जाएगा V² बाई R2 कंसिडरिंग R2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस बल्ब। अब अगर हम लोग इस दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिए और इसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज V ले लिए तो पावर आ जाएगा समथिंग दिस। इसको हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को रिजल्ट ये मिल जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलो आगे चलते हैं। अब चलो बल्ब से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके दो पार्ट बनते हैं। यहाँ पे हम लोग सीरीज वाला पार्ट देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग पैरेलल वाला पार्ट भी देखेंगे। यहाँ पे आपको ये कह रहा है कि आपके पास दो बल्ब है, एक 40 वॉट का बल्ब है, एक 60 वॉट का बल्ब है, और आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो अक्रॉस द रेटेड वोल्टेज V, और आप दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो across the rated voltage V. Then which of the following is true? 40 watt bulbs grows brighter और 60 watt bulb grows brighter। आपको ये कह रहा है कि आपके पास एक 40 वॉट का बल्ब है, एक 60 वॉट का बल्ब है, आपने दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया अक्रॉस अ वोल्टेज V। तो जो 40 वॉट वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा, या फिर जो 60 वॉट वाला बल्ब है वो ज्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो देखो इसको समझते हैं। फिर से वही, मान लो आपके पास एक बल्ब है जिसको आपने वोल्टेज सोर्स V के अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो इसका पावर P1 क्या हो जाएगा V² बाई R1। इसी तरह मान लो आपके पास एक और बल्ब है, इसको भी आपने V के अक्रॉस कनेक्ट किया है, तो इस केस में मेरा पावर क्या हो जाएगा P2 इज इक्वल टू V² बाई R2। अब देखो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि मेरा जो P1 है इट इज लेस देन P2 ना। क्वेश्चन में तो यही बोला गया है कि ये क्या है, ये मेरा 40 वॉट है, ये क्या है मेरा 60 वॉट है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो मेरा P1 है इट इज लेस देन P2। तो यहां से क्या हम लोग कह सकते हैं, सो R1 इज ग्रेटर देन R2। क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि जो R1 है इट इज ग्रेटर देन R2, R1 इज ग्रेटर देन R2। ठीक है, तो यहां से हम लोग ये कंक्लूजन तो निकाल लिए। अब देखो, अब आपको क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अब हम लोगों ने अपने दोनों बल्ब को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब हम लोगों ने अपने दोनों बल्ब को
सीरीज में कनेक्ट कर दिया, वोल्टेज अक्रॉस इट अभी भी V है, मान लो यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, तो देखो अब क्या होगा, ये बताओ इसके अक्रॉस पावर कितना फ्लो करेगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर R1। इसके अक्रॉस पावर कितना फ्लो करेगा, ये हो जाएगा I स्क्वायर R। अब देखो हम लोगों को पता था कि R1 इज ग्रेटर देन R2, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, I स्क्वायर R1 इज ग्रेटर देन I स्क्वायर R2। इट मीन्स कि मेरा जो लो रेटिंग का बल्ब है दैट इज 40 वॉट बल्ब विल ग्रो ब्राइटर। इट मीन्स कि 40 वॉट बल्ब विल ग्रो ब्राइटर। तो यहां से हम लोग एक नोट लिख लेते हैं, दो नोट लिखते हैं। पहला है if two bulbs are connected in series across a rated voltage V, then low rating bulb will always glow brighter। और ये ऐसा क्यों है, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। ये ऐसा क्यों है, ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब देखो इसी का एक कंटिन्यूएशन और भी हो जाता है, पैरेलल वाला केस ले लेते हैं। If two bulbs are connected in parallel across a rated voltage V, then high rating bulb will always glow brighter। तो सीरीज में क्या हो रहा था कि मेरा जो लो रेटिंग बल्ब है वो ग्लो करेगा ब्राइटली, लेकिन पैरेलल में क्या हो रहा है, मेरा जो हाई रेटिंग बल्ब है वो ग्लो करेगा ब्राइटली। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, इसमें और कुछ आपको बताने का रिक्वायरमेंट है नहीं। अब आप प्रीवियस क्वेश्चंस को देखना, वहाँ पे सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसे आप सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और आई होप कि आपको कोई डिफिकल्टी फेस नहीं। तो ठीक है, चलो आगे चलते हैं।